हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर और लेकर आ गया हूं आपके लिए अपनी सुपर 25 सीरीज का लेक्चर नंबर 11। और 11 का मतलब होता है 11। इसका मतलब ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 11। और उम्मीद करता हूं कि इससे पिछले सुपर 25 के 10 लेक्चर आप लोगों ने जरूर देख लिए होंगे। और आज ये वीडियो शूट हो रहा है टीचर्स डे पर, तो आप सभी को जो हमारे गुरु हैं, मतलब हमारे स्टूडेंट को नहीं लेकिन हमारे गुरुओं को, जो भी गुरु हमारे वीडियो देखते हैं, उन्हें टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी बच्चों ने हमें आज विश किया है अभी तक, उन सभी को बेटा मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। भगवान करें आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ठीक है दोस्तों, तो इसी शुभकामनाओं के साथ अपने सुपर 25 सीरीज के लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से 25 क्वेश्चन की सीरीज आ चुकी है आपके सामने, जिसमें से जो पहले 2 पॉइंट हैं दोस्तों, ये जो पहले 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, असल में ये पॉइंट नहीं है दोस्तों, ये हैं एक प्रकार की बुक्स। ठीक है, ये हैं बुक्स और ये दोनों ही बुक्स एक ही लेखक की हैं। मतलब एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, कैरोलस लीनियस। ठीक है दोस्तों, कैरोलस लीनियस ने ये दोनों बुक्स छापी थी। पहली बुक का नाम क्या था? स्पीशीज प्लांटेरम, जो कि इन्होंने छापी 1753 में। और दूसरी बुक थी दोस्तों सिस्टेमा नेचुरी, और ये वाली बुक जो छापी थी इन्होंने, वो छापी 1758 में। आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं स्पीशीज प्लांटेरम, इसका मतलब यह हुआ कि कैरोलस लीनियस ने जो अपनी पुस्तक थी स्पीशीज प्लांटेरम, उसको 1753 में छापा। और जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लांटेरम, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें लगभग 5900 पौधों की जातियों के बारे में जानकारी मिलती थी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक वर्गीकरण विज्ञान होता है। वर्गीकरण मतलब कि जीवों को या पेड़ पौधों को, किसी को भी अलग अलग प्रकार से बांटने की जो प्रोसेस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गीकी बोलते हैं या वर्गीकरण विज्ञान बोलते हैं। और इसके जनक कौन माने जाते हैं? कैरोलस लीनियस माने जाते हैं। और आपको बता दें कि उन्हीं कैरोलस लीनियस में किताब लिखी थी स्पीशीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने 5900 पौधों की जातियों के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं के द्वारा लिखी गई दूसरी पुस्तक है दोस्तों सिस्टेमा नेचुरी। ये छापी 1758 में और इसमें 4326 जातियों के बारे में वर्णन था। किनकी? जंतुओं की। तो समझ गए आप लोग, इसमें पौधों की प्रजातियों के, पादपों की, और इसमें जंतुओं की। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनका नाम आप याद रखें। लेखक दोनों के एक ही हैं, कैरोलस लीनियस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है दोस्तों अरस्तु, और इसके आगे मैंने 2 वर्ड लिख रखे हैं, एक है एनाइमा और एक है अनाइमा। इन दोनों में अंतर है दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे कि बहुत पुरानी बात है कि जब इस पृथ्वी को मतलब एक तरीके से जीवों के रूप में बांटने की बात हो रही थी, उस समय पर जो अरस्तु थे, जिन्हें हम लोग जीव विज्ञान का जनक भी मानते हैं, इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी मानते हैं, तो उन्होंने जंतुओं को 2 भागों में बांट दिया था। याद रखें दोस्तों, जंतुओं को 2 भागों में बांट दिया था। किन्होंने? अरस्तु ने। और जिसमें से जो पहला नाम इन्होंने दिया था, वो नाम दिया था एनाइमा। क्या दिया था? एनाइमा। एनाइमा का मतलब होता है दोस्तों लाल रक्त वाले। याद रखें, एनाइमा का मतलब है लाल रक्त वाले, मतलब ऐसे जीव जिनका रक्त लाल रंग का था, उन्हें किस में रखा गया दोस्तों? एनाइमा में। और दूसरा वाला जो पार्ट है उसका नाम है अनाइमा, और अनाइमा के अंदर रखे गए थे कि बिना लाल रक्त वाले, मतलब जिनका रक्त लाल नहीं था, बिना लाल रक्त वाले, लाल रक्त वाले। ठीक है, बिना लाल रक्त वाले। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। तो एनाइमा मतलब लाल रक्त वाले जीव और अनाइमा मतलब बिना लाल रक्त वाले जीव। ये किया था अरस्तु ने। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? अभी अभी हम लोगों ने एक नाम लिया था लीनियस का, तो उसके बाद आई लीनियस। और लीनियस ने जो, जैसा कि आप जानते हो, देखो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, उनको जरा सुन लीजिए। जैसे कि बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि थ्योरी बोलता हूं जब किसी चीज को, मतलब बोलता हूं, तो उसको लिखूंगा तो नहीं मैं, लेकिन आप मेरे बोलने के साथ साथ चीजों को समझा करें तो बेटर होगा। और उम्मीद है आपको हमारी लैंग्वेज तो समझ में आ ही रही होगी, इसीलिए आप लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है हमें। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है जैसा कि हम लोग यूपी में रहते हैं। ठीक है, हमारा जो मैं रहता हूं यहाँ पे वो है यूपी। तो आपको मालूम है यूपी कहाँ पे है?
तो यूपी है किसके अंदर, आपको मालूम होगा, अपने इंडिया के अंदर। इंडिया कहां पे है दोस्तों, उम्मीद करो एशिया के अंदर। एशिया कहां पे है दोस्तों, पूरे संसार के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर। और वर्ल्ड कहां पे है, तो एक कह सकते हो पूरे यूनिवर्स के अंदर, है ना दोस्तों। तो अब इस तरह से एक ना एक चीज बढ़ती चली गई। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों क्या होता है कि पृथ्वी पे जितने भी जीव होते हैं उनको कुछ श्रेणियों में बांट दिया गया है। श्रेणियों से मेरा मतलब कि किसी भी जीव की स्टार्टिंग जो होती है, मतलब सबसे छोटी चीज जो होती है वो होती है जाति, ठीक है, मतलब सबसे पहले होती है जाति, फिर उस जाति का होता है एक वंश। बात समझे दोस्तों, मैं यहां पे आपके लिए यहां लिख दे रहा हूं बीच में। सबसे पहले किसी भी जीव की क्या चीज बताई जाती है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, जाति। उसके बाद यह मालूम पड़ता है कि वो जीव किस वंश का है। समझ में आ गई दोस्तों, अब वो किस वंश का है, वंश, जाति, वंश। इसके बाद आता है दोस्तों कुल। कुल का मतलब होता है फैमिली, कि आखिर वो किस फैमिली का है। कुल के बाद आता है दोस्तों गढ़, ठीक है दोस्तों, फिर आता है गढ़। गढ़ मतलब होता है ऑर्डर, ठीक। गढ़ के बाद आता है दोस्तों वर्ग। वर्ग मतलब होता है क्लास, ठीक है। उसके बाद आता है फिर संघ, ठीक है दोस्तों, संघ आता है। और सबसे संघ मतलब होता है फाइलम। और सबसे लास्ट में आता है दोस्तों जगत। तो जगत को हम लोग बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं दोस्तों, किंगडम। अभी मैं अपने पॉइंट पे पहुंचने वाला हूं, बस मेरी बात सुनते रहिए। तो सबसे पहले किसी जीव की सबसे छोटी यूनिट क्या है, मतलब वो किस जाति का है, तो वो सबसे पहले जाति, फिर वो जाति किस वंश में आ रही है, वो वंश किस कुल में आ रहा है, लाइन से याद करना पड़ेगा। उसके बाद वो कुल किस गढ़ में आ रहा है, वो गढ़ किस वर्ग का है, वो वर्ग किस संघ का है, और वो संघ किस जगत का है। तो इतनी बातें हम लोगों को इसके बारे में याद रखनी पड़ती हैं। तो जो हमारे अभी काम की बात है, क्योंकि इन सब के ऊपर तो हम चर्चा बाद में करेंगे, जो अभी मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है जगत के बारे में, जो सबसे मेन चीज है, ठीक है दोस्तों। आपको उम्मीद है कि पता होगा कि इस पृथ्वी पर दोस्तों 5 जगत होते हैं, ठीक है दोस्तों, 5 जगत होते हैं इस पूरी दुनिया में। कितने हैं, 5 जगत। मैं पहले तो पांचों का नाम ले लूंगा, उसके बाद आपको उनके बारे में एक एक करके अच्छी नॉलेज दूंगा, जो कि आपको नीट लेवल तक मदद 100% करेगी। अब जरा सुनिए बात को। 5 जगत कौन कौन से, सबसे पहले तो एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब जंतु। दूसरा होता है दोस्तों प्लांटी। प्लांटी मतलब होता है पादप। तीसरा होता है दोस्तों प्रोटिस्टा, ठीक है, बताएंगे क्या होता है। प्रोटिस्टा के बाद आता है मोनेरा, और मोनेरा के बाद सबसे लास्ट में आता है दोस्तों कवक या फंजाई। तो इस तरह से हो गए 5 जगत। एक बार मेरे संग बोल दो, सबसे पहले जंतु जगत मतलब एनिमेलिया, फिर प्लांटी, फिर प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा, और सबसे लास्ट में फंजाई, ठीक। ये बात आपने सुन ली। अब जरा मेरे साथ आइए अगले पॉइंट पे। अब देखिए आपको पॉइंट कितना अच्छा लगेगा समझने में। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो लीनियस महोदय थे, इन्होंने क्या किया कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, जिसमें कि मतलब 2 प्रकार के जगत में बांटा, जिसमें पहला दूसरा कुछ नहीं, एनिमेलिया प्लांटी, आप आगे पीछे कर सकते हो। तो प्लांटी और दूसरा क्या है दोस्तों, एनिमेलिया, या एनिमेलिया और प्लांटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 जगत में पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में, मतलब एक तरफ होंगे जानवर और एक तरफ होंगे पेड़ पौधे। भाई उनकी बात सही थी, लेकिन उसके बाद खोजों पे खोजें होती रहीं, और इसी बीच एक साइंटिस्ट और निकल कर आए। अब लाइन से समझिए दोस्तों, पॉइंट के पॉइंट तैयार, और बायो की बायो अच्छी हो रही है। क्या लिखा, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हीकल। क्या नाम है दोस्तों, हीकल। ये एक तीसरा जगत और लेकर आ गई दोस्तों। इन्होंने ये कहा कि नहीं अरस्तु भैया, सॉरी नहीं लीनियस भाई, वैसे अरस्तु भी इसमें नाम आता है, इन्होंने एनाइमा और अनाइमा का यूज किया, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं लीनियस भाई, अभी तक केवल 2 नाम नहीं है, प्लांटी एनिमेलिया नहीं, आप एक काम करो, आप इसमें प्रोटिस्टा को भी शामिल करो, ठीक है दोस्तों। प्रोटिस्टा एक तरीके से कह सकते हो, मेनली अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं शैवाल इसके अंदर आते हैं, सुनहरे शैवाल जो होते हैं, क्राइसोफाइट्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं, जब मौका आएगा तो आपको समझाएंगे। तो ये सब दोस्तों जो होंगे ये किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर। तो इसका मतलब कि अब कितने जगत हो चुके हैं दोस्तों, 3 जगत। अब क्या हुआ कि फिर से खोजें होती रहीं, और खोजों के बीच अब कौन निकल के आए भाई, कोपलैंड। अब कौन आए कोपलैंड। अब कोपलैंड ने क्या कहा कि अरे नहीं भैया, मेरी बात भी सुनो। क्या सुनो, कि अब 3 जगत नहीं होंगे, अब होंगे 4 जगत। कौन कौन से 4 जगत, तो देखो जरा, प्लांटी, एनिमेलिया तो 2 हो चुके, एक प्रोटिस्टा हो गया था 3, और चौथे नंबर पे इन्होंने कौन सा जोड़ दिया दोस्तों, मोनेरा जगत। मोनेरा से याद रखना दोस्तों कि इसके अंदर जितने भी जो मतलब बैक्टीरिया हो सकते हैं या आर्की बैक्टीरिया है, मैं आपको समझा दूंगा, वो सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
अब बिल्कुल हीरो की एंट्री लास्ट में हुई, क्योंकि मैंने आपको समझा रखा है कि जगत कितने हैं दोस्तों, 5 जगत हैं। तो अब 5 जगत प्रणाली देने वाले हीरो का नाम मैं लेने जा रहा हूं और उनका नाम है विटेकर। क्या नाम है दोस्तों? विटेकर। पूरा नाम है R.H. विटेकर। तो विटेकर ने क्या किया था कि 5 जगत प्रणाली दे दी और इसमें उन्होंने जोड़ दिया किसको? फंजाई को भी। और ये प्रणाली उन्होंने जो दी थी वो दी थी 1969 में। कब दी थी दोस्तों? 1969 में। और अब तक 5 जगत की खोज हो चुकी थी, जिसमें से अब आपको याद हो गए प्लांटी, एनिमेलिया, उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा और उसके बाद फिर फंजाई, जिसको आप लोग कवक बोलते हो। तो ये 5 जगत की दोस्तों खोज 1969 तक किन्होंने कर दी? पूरा नाम प्रणाली, एक प्रणाली दे दी कि अब आज से इस दुनिया को 5 जगतों में बांटा जाएगा। ये किन्होंने बताया था दोस्तों? R.H. विटेकर ने बताया था हमें। ठीक है, तो उम्मीद है ये 7 पॉइंट आपको बेहतरीन ढंग से तैयार हो गए होंगे। बिना देर करे आगे बढ़ेंगे। एनर्जी लेवल कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों कि जिसमें दम है वही कुछ कर सकता है, और जो ढीला ढाला है, बेदम है, जिंदगी में कुछ उसके हाथ में नहीं आ सकता। आगे आ जाए दोस्तों। अब लिखा है मोनेरा। ठीक है दोस्तों, मोनेरा। आखिर अब मोनेरा क्या होता है? तो याद रखना कि मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से पहला वाला भाग है दोस्तों आर्की बैक्टीरिया और दूसरा वाला भाग है दोस्तों यू बैक्टीरिया। अब समझो 2 भाग हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, और ये किसने बांटे थे? मोनेरा ने बांटे थे। और देख सकते हैं आप, मैंने अगले ही दोनों पॉइंट इन्हीं दोनों के नाम पर ले रखे हैं, जिसमें पहला जो 9वां पॉइंट है वो है आर्की बैक्टीरिया और 10वां पॉइंट है यू बैक्टीरिया। अब जरा थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में सीख लो, क्योंकि जब इनका पूरा डिस्क्रिप्शन होगा तब तो मैं आपको क्लियर करूंगा ही। और उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारा कोर्स भी ले लिया होगा। अगर कोर्स नहीं लिया है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है तो ये लिखा है हमारा व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको कोई कोर्स चाहिए है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। यहाँ पर 11th और 12th के कंप्लीट जितने भी कोर्स होते हैं वो आपके पास मौजूद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल बात को समझते हैं। तो अब लिखा है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब आखिर इसका क्या मतलब है? अब सुनो। देखो, आर्की का मतलब होता है दोस्तों आर्काइक। आर्काइक का मतलब होता है प्राचीन। यह माना जाता है कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब इस पृथ्वी का जन्म हुआ था, तो सबसे पहले पृथ्वी पे जो जीव आए थे, सबसे स्टार्टिंग हुई थी, वो थे दोस्तों आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये तो इसका नाम हो गया आर्की बैक्टीरिया। और दूसरे वाले कौन से होते हैं दोस्तों? यू बैक्टीरिया। अब याद रखना कि जो यू बैक्टीरिया, ये वाले यू बैक्टीरिया, इसके अंदर आ जाते हैं दोस्तों जो एक्चुअल बैक्टीरिया होते हैं, जिसको आप लोग जीवाणु बोलते हो। और एक और आते हैं जो कि मैंने यहां लिख रखा है साइनो बैक्टीरिया। दोस्तों क्या लिखा? साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, याद रखना ये 2 टाइप के बैक्टीरिया आते हैं किसके अंदर? यू बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आर्की बैक्टीरिया तो अलग हो गया, जो कि किसके अंदर आ रहा है? मोनेरा के अंदर। अब देखो फिर समझो, मोनेरा के अंदर क्या है? 2, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया क्या है? समझ गए, एक ऐसे जीव जिनसे दुनिया की स्टार्टिंग हुई, मतलब सूक्ष्म जीव एक तरीके से हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एक टाइप है। कभी मौका मिला तो अभी मौका मिलेगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। और दूसरा क्या है दोस्तों? यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला बैक्टीरिया नॉर्मल जीवाणु और दूसरा हो गया साइनो बैक्टीरिया, जिसको नॉर्मली हम लोग कह देते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी कह देते हैं। ये एल्गी की तरह इसलिए हैं क्योंकि इनके पास में क्लोरोफिल होता है दोस्तों। ऐसे समझो आप लोग, ये लोग प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया हो गया। आगे क्या लिखा दोस्तों? पेप्टाइडो ग्लाइकॉन। ये नाम आप लोग याद करें, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन। देखो ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो उनकी कोशिका भित्ति होती है, वो एक पदार्थ की बनी होती है, और उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइडो ग्लाइकॉन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकॉन नाम के एक पदार्थ की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आधा वीडियो हो चुका है और उम्मीद है आप लोग हमारे साथ बने होंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों प्रोटिस्टा। अब जो तीसरा जगत था, हमारा नाम था प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा के अंदर दोस्तों आते हैं क्राइसोफाइट्स और प्रोटोजोआ।
अब देखो समझो बात को, मतलब इसके अंदर आएंगे तो दोस्तों सूक्ष्म जीव, लेकिन ये सूक्ष्म जीवों के अंदर केंद्रक स्पष्ट होगा। याद रखना, ये होते केंद्रक स्पष्ट वाले हैं। केंद्रक स्पष्ट मेरा मतलब जैसे आप कह सकते हो अमीबा आ जाएगा, यूग्लिना या पैरामीशियम, इस तरीके के जीव इसके अंदर आ जाएंगे। इनको हम लोग कुछ और डाइनोफ्लैजिलेट भी होते हैं, ठीक है, क्राइसोफाइट्स हैं और कुछ डाइटम्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, प्रोटो आ जाते हैं। दोस्तों इन सब का अगर डिस्क्रिप्शन करने पे आएंगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन हमें याद करने हैं वन लाइनर पॉइंट, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चलिए अब आगे देखते हैं फंजाई के बारे में। तो दोस्तों फंजाई जैसा कि आप जानते हो कि ये क्या होते हैं दोस्तों, कवक होते हैं, फंगस होते हैं, और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन की, जो कि एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है दोस्तों, काइटिन क्या है, ये एक टाइप का पॉलीसैकेराइड है। ठीक है दोस्तों, तो कवक या फंजाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्लांटी, क्योंकि हमें पांचों की बात करनी है। तो देखो जरा, अब बात कर रहे हैं हम लोग प्लांटी के बारे में। प्लांटी तो मालूम ही है, पौधे, पेड़ पौधे। तो क्या बोलेंगे, ये जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो हो जाएंगे इसके अंदर। और दूसरा क्या लिखा दोस्तों, क्लोरोफिल। आप सबको मालूम है, आप सबने अच्छी बेस होगा आपका, तभी आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं। जिनका बेस अच्छा है वही टिक पाएगा लास्ट तक। याद रखना, जिनके पास क्लोरोफिल होता है केवल वही प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, इस बात का आप लोग याद रखना। और क्लोरोफिल किनके पास होता है, पेड़ पौधों के पास होता है, और इसीलिए इसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, प्लांटी के अंदर रखते हैं। क्लोरोफिल होता तो साइनोबैक्टीरिया के पास में भी है, ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरिया जो हैं इनके अंदर गुण पूरे बैक्टीरिया वाले हैं, इसलिए इसको हम लोग इसके यू बैक्टीरिया के अंदर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। अब लिखा है एनीमेलिया। क्या लिखा हुआ, एनीमेलिया। एनीमेलिया मतलब क्या हो गया दोस्तों, जंतु हो गया, एनिमल हो गया। मालूम पड़ गया होगा यूकैरियोटिक, मतलब केंद्रक तो इनके अंदर स्पष्ट होता है। और याद रखना, बहुकोशिकीय के कोशिकाएं भी बहुत सारी होती हैं। अगर इनका एग्जाम्पल चाहिए तो अपने आप को देख सकते हो, शीशे में जाके देख लेना, आपको सामने शीशे में एक एनीमेलिया नजर आ जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को जानवर नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक एनीमेलिया के अंदर हम लोग भी आते हैं। तो दोस्तों अब आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है वायरस। एक पेपर में क्वेश्चन बनता है कि ऐसा जीव जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है उसे क्या कहते हैं। क्या बोला मैंने, ऐसा जीव जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, उसको कहते हैं वायरस। क्यों कहते हैं, तो याद रखना, जैसे कि मान लो अगर वायरस है तो इसको हम लोग अगर क्रिस्टल के फॉर्म में, मतलब इसको सेव करके रख दें क्रिस्टल के फॉर्म में, किसी बोतल में या कहीं भी रख दें इसको हम, तो याद रखें 100 साल 200 साल 300 साल तक रखे रहो, इससे कुछ नहीं होगा। और इतने सालों तक कौन रह सकता है, कोई निर्जीव होगा वही तो रह पाएगा, क्योंकि उसमें जीवन ही नहीं है। लेकिन कितने भी साल बाद इसको आप जैसे ही निकालोगे और जैसे ही इसे कोई लिविंग सेल मिली, लिविंग सेल का मतलब कोई सजीव कोशिका मिली, वैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा और अपनी क्रियाएं चालू कर देगा। तो इसलिए ये क्या माना जाता है दोस्तों, सजीव माना जाता है। तो अंतर मालूम पड़ गया, क्योंकि इसे हम क्रिस्टलीकृत अवस्था में रख सकते हैं, क्रिस्टल के रूप में रख सकते हैं, इसलिए ये निर्जीव होता है। और जैसे ही इसको कोई सजीव कोशिका मिलती है वैसे ही ये एक्टिव हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, जो कि क्या होता है दोस्तों, वायरस होता है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मैंने जानबूझकर लिया है इंटरफेरॉन, क्योंकि इस पॉइंट का संबंध सीधा सीधा किससे है दोस्तों, वायरस से है। अब मैं आपको एक लाइन बोलूंगा, परिभाषा बोलूंगा, उसको याद करें कि जिस समय पर कोई वायरस हमारे शरीर को अटैक करता है उस समय हमारा शरीर जिस पदार्थ को छोड़ता है, मतलब उस वायरस से बचने के लिए जिस पदार्थ को छोड़ता है उस पदार्थ को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से बोलूंगा मैं इस बात को, याद रखें कि जिस समय पर कोई वायरस, केवल वायरस की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ना तो बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, ना ही कोई पैरासाइट, ना कोई प्रोटोजोआ, इसकी किसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे सीधा बात करूंगा कि जब कोई वायरस हमारे शरीर पर अटैक करता है तो हमारा शरीर उस वायरस से बचने के लिए एक पदार्थ छोड़ता है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरफेरॉन कहते हैं। और मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में जरूर बताया होगा कि इसॉक्स और लिंडरमैन, क्या नाम है दोस्तों, नाम याद करें, इसॉक्स, और दूसरा नाम है दोस्तों लिंडरमैन। तो इसॉक्स और लिंडरमैन ने
इसकी खोज की थी, इंटरफेरॉन की खोज की थी। ये एक तरीके के रासायनिक पदार्थ हैं, इनकी प्रकृति कुछ प्रोटीन जैसी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। एक पॉइंट लिख रखा है मैंने आर्थ्रोपोडा, क्योंकि ये आजकल पेपर्स में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। याद रखना कि ये होता है दोस्तों कीटों का संघ, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका एक संघ है। और आप ये भी कह सकते हो कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, तो दोस्तों कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। और याद रखना इसके अंदर मोस्टली जीव 99% जो जीव होंगे उनकी जो त्वचा होती है वो दोस्तों काइटिन की बनी होती है। अभी यहां पे लिखा था मैंने, इनकी जो त्वचा होती है आर्थ्रोपोडा की वो काइटिन की बनी होती है। और काइटिन क्या होता है, एक तरह का पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा भाई, पादप जगत। अब देखो जो पादप जगत है, जो मतलब पेड़ पौधों का जगत है, उसको दो उप जगतों में बांटा गया है दोस्तों। मतलब इस पादप जगत के दो उप जगत, जैसे मान लो कहीं का मुख्यमंत्री होता है तो उसके अंडर में कौन होते हैं, दो उप मुख्यमंत्री होंगे, है ना, डिप्टी सीएम होते हैं, या एक डिप्टी सीएम हो सकता है। तो याद रखना कि पादप जगत के अंदर दो उप जगत बांटे गए हैं, जिसमें से पहले का नाम है क्रिप्टोगेम्स और दूसरे का नाम है फेनेरोगेम्स। अब आप ऐसे याद कर लो इस पॉइंट को, क्रिप्टोगेम्स को हम लोग बोलते हैं अपुष्पी पादप और फेनेरोगेम को बोलते हैं पुष्पी पादप। ठीक है दोस्तों, तो क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम, अपुष्पी पादप और पुष्पी पादप। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब लिखा दोस्तों कवक और शैवाल। याद रखना कि कवक और शैवाल जब आपस में मिल जाते हैं तो मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं, लाइकेन। तो कवक और शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। याद रखें, लाइकेन एक संरचना है जो कवक और शैवाल के मिलने से बनती है। आगे बढ़ो। अब लिखा दोस्तों मीथेनोजेंस। देखो अब अभी हम लोगों ने एक बात करी थी आर्की बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में, आर्की बैक्टीरिया, जिससे मतलब माना जाता है पृथ्वी की शुरुआत हुई है जिन बैक्टीरिया से, उन्हें हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। अब आर्की बैक्टीरिया को दोस्तों तीन भागों में बांटा गया। आप समझो, पहले हो गए मीथेनोजेन, दूसरे हो गए हेलोफिल्स और तीसरे हो गए थर्मोएसिडोफिल्स। अब समझो, मैं आपको ज्यादा डीप ना जाते हुए आपका काम का समझा दूंगा। इतना समझ लो कि ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन का निर्माण करते हैं, जो मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मीथेनोजन। जैसे कि मान लो कहीं पे बहुत गंदगी भरी हुई है और उसके अंदर आप देखते हो बदबू भर जाती है और उसके अंदर जो बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, बड़ी गंदगी, कोई चीज बंद कर दो गंदगी में, है ना, तो उसके अंदर एक तरीके से कह सकते हो तुम, जो नहीं कंपोस्ट वाले गड्ढे होते हैं जिसमें हम लोग गंदगी डालते हैं और खाद बनाते हैं, तो याद रखना कि वो जो एक तरीके से बड़े, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, एक बड़े बड़े कंटेनर टाइप के होते हैं, उनके अंदर वेस्ट मैटर डालते रहते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं, जो बायोगैस बनती है दोस्तों, याद होगा जो बायोगैस बनती है। समझो, फिर समझो, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, इसमें हमने गंदगी डाली और ये कंटेनर ऊपर से बंद है दोस्तों, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है और ढक्कन का संबंध एक पाइप से होता है। फिर समझो, अंदर गंदगी भरी हुई है, ऊपर एक ढक्कन है और ढक्कन का संबंध एक पाइप से है। तो अब इस गंदगी के अंदर एक टाइप के बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। उन बैक्टीरिया को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेनोजन बोलते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अंदर उन्हीं पदार्थ को खा खा के एक तरीके की गैस उत्पन्न करते हैं दोस्तों, मीथेन गैस होती है वो। तो याद रखना, मीथेन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, मीथेनोजेंस कहलाते हैं। याद रखें। अब आइए अगले नंबर पे। अब क्या लिखा दोस्तों, हेलोफिल्स। अब याद रखो हेलोफिल्स का क्या मतलब है, तो ऐसे समझो, हेलो का मतलब होता है दोस्तों लवण। हेलो का मतलब क्या होता है, लवण, जो सॉल्ट होता है, ठीक है, नमक, तो लवण। और फिल्स मतलब का, फिल्स का एक्चुअल मतलब होता है दोस्तों लवर। फिल्स का मतलब क्या है, लवर। तो जो लवण प्रिय होते हैं, जो लवण को प्यार करते हैं, एक तरीके से नाम से समझो, मतलब ऐसे बैक्टीरिया। देखो मैं आपको एक बात और बताऊं दोस्तों, मुझे मालूम है मैं ये कहता हूं एक बात और, क्योंकि मेरा मन होता है कि मैं आपको जितना सिखा पाऊं। सुनना ध्यान से, ये कहा जाता है कि आर्की बैक्टीरिया किसी भी तरीके के वातावरण में रहने के लिए सक्षम होते हैं। ये बात याद कर ली। अब समझो, अगर कहीं तुमने इन्हें बंद कर दिया है तब भी ये मीथेन का निर्माण कर रहे, सर्वाइव कर रहे हैं, तो मीथेनोजन। दूसरे, कितनी भी लवण वाले स्थान पे हैं, बिल्कुल समुद्र की बात भी कर लो या जहां पे बहुत लवणता है उस जगह की बात भी कर लोगे,
तब भी वहां पे जो रहेंगे उनको क्या कहते हैं, हैलोफिल्स। तो अत्यधिक लवणीय स्थानों पर रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, हैलोफिल्स कहते हैं। और तीसरे नंबर पे क्या लिखा है दोस्तों, थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है दोस्तों, थर्मो एसिडोफिल्स। अब ये क्या मतलब है, देखो थर्मो का मतलब आप समझ गए दोस्तों, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, तो याद रखना। और फिल्स का मतलब क्या है, लवण, और एसिडो का मतलब एसिडिक नेचर से है, मतलब कि कितना भी तापमान हो जाए दोस्तों, अधिक से अधिक तापमान हो जाएगा, उसके अंदर भी ये अपने आप को सेट रख सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपने आप को किसी भी तरीके के तापमान में सुरक्षित रख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या लिखा है, ग्राम स्टेनिंग। इसके बारे में मैंने आपसे इससे पहले भी बात कर चुका हूं। मोस्टली बात आज चली थी बैक्टीरिया के बारे में, ज्यादातर जो था, या कह लो 5 जगत के बारे में बात चली थी। तो याद रखना कि ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग बैक्टीरिया को रंग लेते हैं और रंगने के बाद ये पहचानते हैं कि वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव था या ग्राम नेगेटिव। याद रखना बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। तो उन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को पहचानने वाली जो विधि होती है उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। ग्राम स्टेनिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट ने हमें बताया था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पूरी हमारी सुपर 25 की सीरीज, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो लेक्चर 11 समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब आप नहीं भी करेंगे तब भी आपको स्क्रॉल करते हुए हम मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम और आप देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।